नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपने जो है पिछला वीडियो बहुत ही आप इंजॉय करके पढ़े होंगे। यानी कि प्रश्नावली 6.2 जो है आप बहुत ही इंजॉय करके पढ़े होंगे। और नहीं इंजॉय करके पढ़े हैं तो प्लीज डांस करके पढ़िए। हम आपको वादा करते हैं बहुत अच्छा समझ में आएगा त्रिभुज। तो उसी के साथ हम जो है कंटिन्यू करते हैं, यानी कि प्रश्नावली 6.3 हम 6.3 ही है। प्रश्नावली 6.3 को हम जो है कंटिन्यू करते हैं और उसको समझने से पहले आप जो है एकदम विस्तार से छोटी छोटी कुछ चीजें समझाएंगे, तो उसको समझिएगा गौर से। कुछ नहीं, रॉकेट साइंस नहीं है यार, इसको समझना बहुत आसान है। अब चलिए हम समझाते हैं आपको। ये सब मिट जाता है, ठीक है। सबसे पहले एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण किसे कहते हैं? दो समांतर रेखाएं हैं, जैसे देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, ये सर्वा ऐसे ऐसे मान लो, ऐसे दो समांतर रेखाएं। दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यंक मतलब तिरछी 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 रेखा, ओ यो 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 यो, अरे कैसे तिर्यंक रेखा अगर काट दे, तिर्यंक रेखा काटती है तो विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। विपरीत दिशा में कोण और स्थिति को भी हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक रेखा है, कुछ भी रेखा का नाम दे दीजिए, एल या एम, कुछ भी रेखा का नाम दे दीजिए। दो समान, सबसे पहले इसके पहले आप कुछ छोटी सी एग्जांपल को समझिए। ये मान लीजिए एक ग्राफ है, ये उत्तर हुआ, ये हुआ दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। अब उत्तर दक्षिण यानी कि उत्तर ऊपर, देखिए याद रखिएगा, उसे ऊपर उसे उत्तर, ऊपर जो हुआ वो उत्तर हो गया, और इसके उत्तर के अपोजिट क्या होता है? दक्षिण। अब देखिए पश्चिम को कैसे मानेंगे? तो पश्चिम में सोचिए ना कि पश्चिम जो है, पश्चिम जैसे पश्चिम में नहीं बोलते हैं कि हम लोग पश्चिम में जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब अंग्रेज। पश्चिम के कहाँ थे वो? पश्चिम के, भारत से पश्चिम के देश में रहते थे, यानी यूरोप में रहते थे। तो पश्चिम इधर समझ लिया और इधर पूरब समझ लिया। पश्चिम याद रखिएगा ना, ऊपर और पश्चिम को याद रखिएगा, अपने इसका अपोजिट कर दीजिए, पश्चिम का पूरब, उत्तर का दक्षिण। अब उत्तर और पूरब के बीच में अगर कोई रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर में है। इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? पूर्वोत्तर या पूरब उत्तर या उत्तर पूर्व, ठीक है। अगर पश्चिम और उत्तर के बीच में है, अगर पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो इसको बोल सकते हैं कि पश्चिम उत्तर, पश्चिम उत्तर। यहां है तो इसको बोल सकते हैं पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसको अगर यहां कोई आदमी रहे तो इसको कह सकते हैं कि ये पूरब और दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व में है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। क्या करना है कि जैसे देखिए कौन एक हम नाम दे दिए हैं, इसका हम रेड मार्कर से लिखते हैं। हमने इसका नाम दे दिया है, क्या नाम दिया है बच्चों? तो हमने नाम दिया है कि कौन 1, कौन 1, कौन 2, कौन 3, कौन 4, कौन 5, कौन 6, कौन 7, कौन 8, ठीक है। कौन 1 किसके बराबर है? तो सबसे पहले इसकी स्थिति को देखिए, कौन 1 किस जगह पर है? कौन 1 जो है कहाँ है? ये हुआ उत्तर, यानी कि इस जगह पर है, पश्चिम उत्तर में है कौन 1, यही देखिए ना, ये यूं सबको ढक दीजिए। और देखिए ढकने के बाद आप देख रहे हैं कि कौन 1 कहाँ है? उत्तर और पश्चिम में है। तो उत्तर और पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा? उत्तर और पश्चिम का उल्टा यानी कि पश्चिम उत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा? पूरब दक्षिण, पूरब दक्षिण। तो यानी कि पूरब दक्षिण में कौन है? तो पूरब दक्षिण में कौन है? कौन 1 इक्वल टू कौन 8 है। देख लीजिए गुरु, कौन 1 इक्वल टू कौन है? 8 है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? कौन 8 है, ठीक है। अब दूसरा जो है कि कौन 2 कहां है? पूरब उत्तर, पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर का उल्टा क्या हो जाएगा? पश्चिम दक्षिण, पश्चिम दक्षिण। यानी कि पूर्वोत्तर का उल्टा पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण ये है क्या? देख लीजिए पश्चिम दक्षिण, ये पश्चिम दक्षिण है, ये हुआ पश्चिम, ये हुआ दक्षिण, तो ये हुआ पश्चिम दक्षिण। यानी कि कौन 2 इक्वल टू क्या है? कौन 2 बराबर कौन 7, ठीक है। अब अगला कौन 3 किसके बराबर है? चलिए कौन 3 को देखना है। तो कौन 3 किसके? कौन 3 कहाँ है? तो कौन 3 जो है पश्चिम दक्षिण में है। देख लीजिए पश्चिम दक्षिण में, बीच में है, पश्चिम दक्षिण में है कि नहीं? यहां से ऐसे सुनिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है।
ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है, तो ये 3 कहाँ है? पश्चिम दक्षिण में। तो पश्चिम दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर। पश्चिम दक्षिण का उल्टा क्या हो जाएगा? पूर्वोत्तर। पूर्वोत्तर यही है ना, तो पूर्वोत्तर को कौन 6 बराबर इसके हो जाएगा। अब जो 1 बच गया, कौन 4 की क्या बचा, कौन 2 बचा, कौन 5 के बराबर होगा। अब समझिएगा इसमें क्या होगा कि कौन 1 और कौन 8, ये सब क्या था? बाहरी का, बाहरी कौन बराबर था, बाहरी कौन था, कौन 1 और 2 क्या है? बाहरी है, ये भी बाहरी है कि नहीं। तो इसको जो है हम लोग बोल देंगे बाह्य एकांतर कोण। इसको क्या कहेंगे? बाह्य एकांतर कोण। और ये क्या है? ये दोनों कोण अंत में, अंदर में है। देखिए 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये क्या है? अंदर में है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंत एकांतर कोण। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए इसी का उल्टा जो है संगत कोण। इसमें क्या था कि दिशा विपरीत है यार, इसमें दिशा विपरीत नहीं, समान दिशा समान स्थिति, मतलब एक जगह हो, स्थिति भी समान हो, दिशा भी समान हो। जैसे देखिए कोण 1 किसके बराबर होगा इसमें? तो कोण 1 जो है इसमें, कोण 1 जो है किसके बराबर होगा? दिशा भी समान, यानी कि दिशा समान, यानी कि ये कहाँ है? पूर्वोत्तर, पूरब उत्तर में है, तो ये भी इधर कहाँ होना चाहिए? पूरब उत्तर। पूरब उत्तर में क्या होगा? कोण 5 होगा कि नहीं। जैसे कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 2 किधर है? कोण 2 किधर है? पूर्वोत्तर में है, पश्चिम उत्तर, सॉरी, ये पश्चिम उत्तर में था। कोण 1 कितना किस में था? पश्चिम उत्तर में। तो पश्चिम उत्तर था, तो पश्चिम उत्तर का ये भी पश्चिम उत्तर। कोण 5 यहां देखिएगा, इसमें अगर ग्राफ बनाइएगा यहाँ, तो इधर पश्चिम उत्तर हो जाएगा। कोण 2 किधर है? कोण 2 पूर्वोत्तर में है, तो यहाँ भी पूर्वोत्तर हो जाएगा। कोण 6, कोण 3 किसके बराबर होगा? तो कोण 3 किधर है? पश्चिम दक्षिण में है, तो ये भी पश्चिम दक्षिण में कौन है? नीचे में कोण 7 है। फिर कोण 4 क्या हो जाएगा? कोण 4 किधर है? तो कोण 8 के बराबर है। यही हो जाएगा संगत कोण। समान दिशा और समान स्थिति होना चाहिए। अब चलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि जस्ट उल्टा होता है, किसी भी शीर्ष बिंदु के विपरीत वाले कोण को। जैसे ये हुआ शीर्ष बिंदु, इसके विपरीत वाले को कोण 1, और ये कोण 1 बराबर कोण 2 होता है, मतलब विपरीत वाला जो कोण होगा वो बराबर होगा। अगर इधर बनाए, मान लीजिए इधर x है और इधर y है, तो कोण x बराबर कोण y होगा। इधर भी कौन बनेगा, इधर भी कौन बन रहा है, इधर भी कौन बन रहा है, इधर भी कौन, ये कौन सारे आपस में क्या होते हैं? बराबर। उल्टा वाला, विपरीत वाला, ऐसा नहीं कि कोण 2 बराबर कोण y हो जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। क्या हो जाएगा कि इसके सामने वाला विपरीत, यानी कि शीर्ष बिंदुओं के विपरीत वाले कोण को क्या बोला जाता है? शीर्षाभिमुख कोण का। जैसे इसमें कोण 3 बराबर कोण 4। अगर यहां कोण बनाना था, मान लीजिए यहां भी कुछ L और M मान लेते हैं, तो कोण L बराबर कोण M हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप शीर्षाभिमुख कोण भी आप समझ गए होंगे। एकांतर कोण क्या होता है कि विपरीत दिशा में जो बनाता है, और संगत कोण क्या होता है? समान दिशा में बनाता है। जैसे देखिए हम लोग Z में बनाएंगे, तो ये क्या हो गया? ये कौन सा कोण हो गया? एकांतर कोण हुआ। कैसे? विपरीत दिशा में बना रहा है। देखिए ये यहां मान लीजिए कोण 1 है और यहां कोण 2 है, तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा, विपरीत दिशा में बना रहा है। ये कौन सा कोण हो जाएगा? एकांतर कोण हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम और 6.3 को समझने से पहले आपको समरूप और सर्वांशम को समझना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज और सर्वांशम को समझना पड़ेगा। अब होता क्या है कि समरूप किसे कहते हैं? हमने आपको पहले ही फर्स्ट वीडियो में ही आपको ट्रायंगल के फर्स्ट वीडियो में ही आपको हमने बताया था समरूप आकृति के बारे में। हमने आपको शायद समरूप आकृति के बारे में बताया। हम इसको समरूप त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले समरूप त्रिभुज कहेंगे किसको? तो जो रूप में समान हो, जो मुंडा रूप में समान हो, उसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए कि अब देखिए त्रिभुज समरूप कब होंगे? मतलब समरूप मतलब समान जैसा रूप समान हो, अगर वो काला रहे तो वो भी काला रहे, रूप समान रहे, अंग समान ना रहे। अगर अंग समान रहे तो उसको हम लोग सर्वांशम कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे? सर्वांशम, कंग्रुएंस। और हमने आपको पहले ही बताया था कि जो त्रिभुज आपस में सर्वांशम है, जो त्रिभुज अगर सर्वांशम है, अगर दो त्रिभुज सर्वांशम है तो वो समरूप होगा। लेकिन समरूप त्रिभुज जरूरी नहीं है कि वो सर्वांशम हो सकता है। तो याद रखिएगा
कि जो त्रिभुज सर्वांशम है वो समरूप होगा, यानी कि जो सर्वांशम का नियम फॉलो करेगा वो समरूप का नियम फॉलो करेगा। समझ में आ जाना चाहिए। तो अगर दो त्रिभुज है, ठीक है, एक दो त्रिभुज है, मान लेते हैं इसको नाम देते हैं ए बी, सर्वर नया अच्छा बना, इसको फिर से हम बनाते हैं। दो त्रिभुज है, ठीक है, रूप समान है, नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। दो त्रिभुज तभी समरूप में होंगे जब उनकी संगत कोण बराबर है। संगत कोण मतलब हे वाला कोण बराबर, हे वाला कोण बराबर, और ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, समझा। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। समानुपाती मतलब क्या होता है? समान हो अनुपाती। अनुपाती मतलब भाग। संगत भुजाएं यानी कि ए बी बटे डी ई बराबर है, देखो ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, यानी कि इनकी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। भुजाएं भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सीपीसीटी बोलते हैं, शॉर्ट में सीपीसीटी बोलते हैं, कॉरेस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सीपीसीटी बोला जाता है। अब देखिए, समरूप होने का शर्त, ये तो आकार समान है इसलिए इसको हम समरूप कर लें। और सर ऐसे अगर दे ले तब क्या करेंगे हम? ठीक है, अगर ए बी सी पी क्यू आर ऐसे दे दे, आकार समान है, बोलेगा कि आपस में ये समरूप है, तो कैसे मानेंगे समरूप है? देखने में तो समरूप नहीं है, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे और मरोड़ेंगे तो उसको, अब देखिए, अगर इस तरह आकार दे दे, जब इस तरह का आकार दिया था तो हम लोग आराम से पहचान गए कि दोनों का रूप समान है, ये दोनों मुंडा कैसा है? समान है, तो इसको समरूप मान ली। अब इन दोनों को कैसे मानेंगे कि ये समरूप है? तो इसको मानने के लिए क्या किया? भगवान ने पृथ्वी पर ये 4 नियम को भेजा, ठीक है। वो 4 नियम क्या है? साइड साइड साइड। अब एक चीज पहले, इसके पहले आप समझिए इसमें। अब जैसे देखिए, अगर ये समरूप है, ये अगर दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, ना कि इसको ऐसा, ये सही है। अगर इसको ऐसे लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ई एफ डी, तो ये सारा सरसरवा गलत है। कैसे? एक एग्जांपल में समझते हैं यार। दोनों आपस में समरूप है, एक एंगल ए का मान 60 डिग्री, बी का मान 70 डिग्री, सी का मान 50 डिग्री, इसको जो है एम का मान 50 डिग्री, एन का मान 60 डिग्री, ओ का मान लिए 70 डिग्री। अच्छा, ये क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? तो इसको कैसे पता करेंगे? तो देखिए, इसको अगर लिखना, सबसे पहले पता हो जाना चाहिए। देखिए, एंगल को घुमा देंगे, अगर इसी को 70 को इधर फिट कर देंगे तो ये 60 ऊपर में चला जाएगा, 50 इधर हो जाएगा। इसको अगर हम घुमा देंगे तो 70 इधर आ जाएगा, 70 इधर आ जाएगा, 60 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है? इसको लिखना कैसे है? कैसे समरूप त्रिभुज लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना? 60 ए त्रिभुज, ए किसके बराबर है? एन के बराबर है, एन। फिर किसको लिखना है? सी 50, यहां सी की एम है तो एम लिखेंगे। फिर बी 70, ए सी बी समरूप, फिर 70 क्या हुआ? ओ के बराबर, यानी कि बी 70 है तो इधर ओ 70 है, तो इसलिए इस तरह लिखेंगे, न कि एकदम ऐसे एकदम दे दनादन मुंह में बैठ गया है तो इसे जो एम एन ओ ऐसा नहीं लिखना है। ये सारा सर गलत हो जाएगा। लिखना ऐसे है कि जो बराबर है उसी को पहले लिखना है। जैसे ए बराबर एन है, ए बराबर एन है, तो उस तरह लिखेंगे। अब देखिए, इसको कहीं भी कर दीजिए ना, आगे पीछे कहीं भी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। समझ में आया ना? तो ऐसे लिखना है, समझे? अब देखिए क्या किया कि संगत त्रिभुज समरूप है, सभी त्रिभुज तभी समरूप होंगे जब उनकी संगत कोण बराबर होंगे, भुजाएं समानुपाती होंगी। लेकिन क्या हुआ कि अगर
इस तरह का ना दे दे, अगर उल्टा पुल्टा भी हमने जो आकृति यहाँ बनाया था अगर उस तरह की आकृति दे दे तो कैसे जानेंगे कि वो समरूप त्रिभुज है। तो भगवान ने क्या किया, 4 आदमी को भेजा पृथ्वी पर, और वो 4 मनहूस आदमी का नाम था एस एस एस, दूसरा का नाम था आ, तीसरा का नाम था सास। आपकी वाइफ मेहरारू का कौन, मेहरारू का यानी कि अपनी वाइफ का कौन, माँ, वही ना सास होती है। फिर ए आ। तो अब देखिए एस एस मतलब क्या होता है, जरा गौर से कीजिए, जरा गौर से देखिएगा इसको। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज की, हम इधर लेते हैं, ठीक है रुको। अब एस एस मतलब क्या होता है, ट्रिपल एस मतलब क्या होता है, एस एस मतलब होता है साइड साइड साइड, साइड हट जा, साइड साइड मतलब भुजा होता है, साइड मतलब साइड बोला नहीं, साइड, ठीक है। साइड मतलब भुजा भुजा भुजा, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं भुजा भुजा भुजा। ये सर्व भुजा भुजा क्या होता है, तो भुजा भुजा क्या होता है कि अगर कोई भी 2 ट्रायंगल, 2 त्रिभुज, ट्रायंगल नहीं बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। अगर तीनों, किसी भी 2 त्रिभुज में 3 भुजा का अनुपात बराबर हो, देखिए जैसे ए बी बटे डी ई, हाँ ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ और बराबर ए सी बटे डी एफ। देखिए इसका अनुपात बराबर होगा का, ए बी का मान सर्वा 4, डी का मान 2, बी सी का मान 8 बटे 4 बराबर ए सी का मान कितना चचा, 6 बटे 3, कटाएं तो 2 ही आएगा। यानी कि आपस में अगर वो तीनों का भुजा आपस में तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अगर 3 एंगलों बराबर रहे, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, अगर ये 40 डिग्री, ये 50 डिग्री और ये अगर 90 डिग्री, सॉरी अगर हम ऐसे मान लेते हैं 90 डिग्री मतलब सीधा हो जाएगा वो 60 डिग्री, और ये मान लीजिए 50 डिग्री और ये 70 डिग्री रहे, और ये भी 70 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये भी 50 डिग्री रहे, तो अगर एंगल तीनों एंगल अगर समान रहेगा तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। अब देखिए इसी में ये है ए, अगर 2 एंगल समान हो जाएगा तो तीसरा एंगल जरूर से, अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर 2 एंगल समान रहे 60 और 50, तो ये एकदम दिमाग में आ जाएगा 60 अगर 50, यहाँ 60 और 50 रहे, मान लीजिए एक एंगल 60 और दूसरा एंगल 50 रहे, तो तीसरा एंगल एकदम जरूरी है कि तीसरा एंगल कितना होगा, वो 60 5 180, पूरे का कितना होता है 180 में 110 घटा देंगे कितना होगा, 70 डिग्री होगा। ये भी एंगल कितना होगा, 70 डिग्री। यानी कि कोई 2 एंगल भी बराबर रहेगा तो वो भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा, वो भी दोनों क्या होगा, समरूप होगा। अब इसको समझिए, सास को समझिए, अपना मेहरारू की माँ को समझिए। तो सास में क्या होता है, यानी कि एस में क्या होता है, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड मतलब क्या होता है, किसी भी त्रिभुज में अगर 2 भुजा बराबर रहे, अगर 2 भुजा बराबर रहे और एक एंगल बराबर, एक एंगल मतलब एक कोणवा बराबर रहेगा, तो वो सर्वा कौन सा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप त्रिभुज होगा। वो कौन सा त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये हो गया, ये छोड़ देते हैं, ठीक है, 4 8 2, इसको पूरा मिटा देते हैं। तो ये रहे, ठीक है, ये ना रहे, ये ना रहे। अब देखिए कोई 2 भुजाओं का अनुपात बराबर रहे, 2 भुजाओं का अनुपात, ये 70 डिग्री यहाँ रहे, ठीक है। मान लीजिए 4 बटे यहाँ 4/2 बराबर 8/4, ये 2 भुजाओं का अनुपात अगर कटाएंगे, यानी कि ये 2 भुजा कौन सा होगा, ए बी बटे डी ई, कोई भी 2 भुजा, जरूरी नहीं कि ये भी हो सकता है, बी सी बटे ई एफ, यानी कि 4/2 बराबर 8/4, इसको कटाएंगे तो सर्वा 2 आएगा। और एक कोण अगर बराबर हो,
अगर किसी दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो वो भी कौन सा होगा, वो भी समरूप त्रिभुज होंगे। वो भी दो त्रिभुज कौन से त्रिभुज होंगे, समरूप होंगे। फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, समरूप त्रिभुज जिसके आकार समान, आकार समान है, जिसका रूप समान। समरूप त्रिभुज कब होंगे, कब समरूप होंगे दो त्रिभुज, तभी समरूप होंगे जब उनकी संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, संगत मतलब समान अनुपाती में। तो इसी को सिंप्लिसिटी बोलते हैं, कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरस्पेंडिंग पार्ट ऑफ, कॉरस्पेंडिंग मतलब संगत भुजा और संगत कोण क्या हो, बराबर हो। समरूप होने का शर्त, अगर आकृति इस तरह का दे दे और बोल रहा है कि समरूप है, तो कैसे जानेंगे कि इसको कैसे समरूप है। तो ये चार, भगवान ने चार आदमी को, मनहूस आदमी को भेजा। वो कौन कौन है, ट्रिपल एस यानी कि साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, और ए मतलब एंगल 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 मतलब कौन 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 कौन, चार बार बोल दिया क्या, कौन 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 होगा। एस मतलब हुआ क्या, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड मतलब दो भुजा बराबर हो, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और एक कोण बराबर हो, तो वो त्रिभुज कौन सा होगा, समरूप होगा। और चौथा क्या है, ए। ये दोनों तो एक ही जैसा है, कोई दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एकदम श्योरली है कि वो बराबर होगा। ठीक है, तो ये अगर तीनों बराबर रहे और अगर या दोनों एंगल बराबर रहे कोई भी दो त्रिभुज का, वो समरूप होंगे। और अगर कोई साइड या कोई दो भुजा बराबर और एक एंगल बराबर रहे तो वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अगर तीन भुजा के अनुपात भी बराबर रहे तो वो भी क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब हम समझते हैं सर्वांशम को। अब देखिए सर्वांशम, सर्वांशम मतलब क्या होता है कि सभी अंग समान रहे। अगर हमार हाथा ये तो कटी तो यो हाथा ये तो कटी, मतलब जितना हम लोग गांव भाषा में ये तो कटी बोलते हैं। तो हाथवा अगर ये अंगुली अगर इतना छोटा है तो ये भी अंगुली इतना छोटा, सभी अंग समान होना चाहिए। सभी अंग मतलब क्या, अगर एक को ढके दूसरा ढक जाए, अगर इसके ऊपर ढके ये भी ढक जाए तो इसको हम लोग सर्वांशम कहेंगे, यानी सभी अंग समान होना चाहिए। तो सभी अंग समान कब होगा, 5 शर्त है इसके लिए। अगर दो त्रिभुज, तभी सभी दो त्रिभुजों का अंग तभी समान होगा जब ट्रिपल एस साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, जैसे अभी हमने आपको बताया था समरूप। अच्छा देखिए, समरूप का आकार, समरूप को हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, और सर्वांशम को क्या करते हैं, ये दो को बराबर लेके इसको मचनवा पर धर देते हैं, इसी को सर्वांशम बोलते हैं और इसको समरूप बोलते हैं। ठीक है, तो एस 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 मतलब, अब देखिए सर्वांशम हमने आपको 3 नियम बताया था समरूप का। समरूप का कौन कौन सा नियम बताया था, एस 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 ए सॉरी 4 नियम बताया था, ए और चौथा नियम कौन सा था, चौथा नियम आपका था साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो अब इसका नियम 5 है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि साइड 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 ए, इसमें सब होगा, इसका सब होगा, सिर्फ ये वाला नहीं होगा। इसमें जो है ये वाला सिर्फ नहीं होगा, किसमें, सर्वांशम में। अगर कोई त्रिभुज साइड 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 का अनुपात बराबर हो वो सर्वांशम होगा। साइड एंगल साइड है यानी कि दो भुजा बराबर हो, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो, एक कोण बराबर हो तो वो सर्वांशम होगा। ए ऐसे मतलब दो एंगल बराबर हो, एंगल मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर हो, दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो वो सर्वांशम होगा। अगर दो कोण और एक भुजा बराबर हो तो वो सर्वांशम होगा। इसमें सारा नियम आएगा, सिर्फ इसका और ये दोनों एंगल वाला, एंगल से रिलेटेड यानी कि ये नहीं आएगा, सब आएगा सर्वांशम में। अब देखिए RHS मतलब क्या होता है, RHS मतलब वो राइट हैंड साइड नहीं समझना है। RHS मतलब होता है राइट एंगल ऑफ हाइपोटेनस साइड। मतलब अगर किसी भी त्रिभुज है, ये अगर त्रिभुज है, ठीक है, दो त्रिभुज है, अच्छा आकार जैसा बन गया। अगर ये दो त्रिभुज है, एक 90 डिग्री 90 डिग्री, एक राइट एंगल, राइट मतलब समकोण, एक 90 डिग्री हो, ABCDEF, ठीक है। और हाइपोटेनस मतलब कर्ण, कर्ण कौन होता है, ये ढलुआ वाला, ये जो ढलुआ है वो कर्ण है, कर्ण
हाइपोटेनस, ठीक है। यानी कि ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर रहे और एक भुजा बराबर रहे। भुजाओं का अनुपात जैसे देखो ये 4 तो ये भी 4 रहे, ठीक है। भुजा बराबर रहे, भुजाओं का अनुपात बराबर रहे तो वो कौन सा होगा, आरएचएस होगा। वो त्रिभुज आरएचएस को फॉलो करके, वो आरएचएस की क्राइटेरिया को फॉलो करके वो सर्वांसम होगा। आरएचएस मतलब राइट एंगल ऑफ हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का गलती लिख दिए, हाइपोटेनस ऐसा, ठीक है। समकोण कर्ण और भुजा का अनुपात बराबर हो तो वो क्या होगा, सर्वांसम होगा। सर्वांसम में 5 नियम फॉलो करता है। कौन कौन, ट्रिपल एस, सास, एस, एएस, एएस, एएस मतलब एंगल 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 साइड, मतलब कौन कौन भुजा, इसमें कौन भुजा कौन, इसमें भुजा कौन भुजा, इसमें भुजा भुजा भुजा, और इसमें क्या होता है कि समकोण समकोण कर्ण और साइड बराबर हो। अब हम इस पर आधारित क्वेश्चन आपको देंगे। जैसे अब देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आप जो है 6.3 पर हम चलते हैं। 6.3 में एक नंबर है, क्या आप क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। बताइए कि आकृति फैलनवा ढकनवा में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, साथ ही समरूप त्रिभुजों को संगत कीजिए। दिया है क्वेश्चन, आपके बुक में भी दिया है और आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, और फिर हम उसी को बना रहे हैं। चलिए देखते हैं। ये है, ये कह रहा है कि ये समरूप है। अगर समरूप है तो किस आधार पर समरूप हुआ। हम आपको समरूप के लिए 4 नियम बताए थे, तो किस आधार पर समरूप होता है। चलिए इसको बनाते हैं पहले। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में। अच्छा, पहले हम समरूप नहीं किए, ऐसा नहीं कि पहले आप ऐसा नहीं लिखनी है जैसे हम सजा के लिखने बोले थे, पहले वैसा नहीं लिखना है। हमको समरूप करना है तो बाद में लिखना है इसको, पहले अभी डायरेक्ट लिखना है। एबीसी जो नाम देने का है वो दे दीजिएगा, ठीक है। अब कौन ए बराबर कौन पी है, कौन बी बराबर कौन क्यू है, और कौन सी बराबर कौन आर है। तो अगर तीनों एंगल त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के तीनों एंगल बराबर है तो हम लिख सकते हैं, यानी कि ए बराबर कौन पी, तो लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। किस आधार पर हुआ, ए समरूपता से, ए समरूपता के आधार पर, यहां लिखना है ए समरूपता के आधार पर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा आंसर। अब जैसे इसी क्वेश्चन को बनाना है तो कैसे बनाना, चलिए देखिए भाई। ये त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में कैसे लिखना है इसको। तो त्रिभुज एबीसी में देखिए, अब देखिए ए बी कहीं अनुपात, सबसे पहले ये चीज देखिए कि कहीं अनुपात एडजस्ट कर रहा है। 3 को 6 से एडजस्ट कर रहा है, 2.5 को 5 से एडजस्ट कर रहा है, 2 4 से एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट मतलब क्या, देखिए अनुपात हो रहा है कैसे, 2/4, फिर 2.5/5, 2.5/5 इसको आधा करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 3/6 इसको भी कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसको मैं देखिए कि ए बी किसके अनुपात के बराबर में हो जाएगा, क्यू आर के। अब देखिए अगर इसको हम 6 के बराबर कर देंगे तो फिर 3 और 4 में जोड़ी नहीं बैठ पाएगा। तो ए बी किसके अनुपात के बराबर है, क्यू आर के, यानी कि ए बी किसके पास चला जाएगा, क्यू आर के पास चला जाएगा। बीसी किसके साथ चला जाएगा, बीसी पी आर के साथ चला जाएगा। फिर एसी किसके साथ चला जाएगा, एसी किसके साथ चला जाएगा, पी क्यू के साथ चला जाएगा। अब इसको निकाल लीजिए ना गुरु। ए बी का मान कितना है, 2, और फिर क्यू आर का मान कितना है, 4, फिर बीसी का मान कितना है, बीसी का मान 2.5, और फिर पी आर का मान कितना है, 5, फिर एसी का मान कितना है, 3, इसका 6। अगर सरवा इसको कटाइएगा नहीं, इसको सबको कटाइएगा तो 1/2 आएगा, यानी कि सभी भुजाएं बराबर है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको, इसलिए हम देखिए यहाँ लिख रहे हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज, अब देखिए इसको लिखना कैसे है,
त्रिभुज ए बी किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर, यानी कि ए बी, त्रिभुज ए बी क्यू आर के बराबर है ना। यहाँ क्यू आर अनुपात में क्यू आर को लिए, तो ए बी, जब ए बी हो गया तो सी तो दिया है ना, तो एगो बच जाएगा सी, फिर पी, क्यू आर में एक क्यू आर ले लिए, एक बचा पी, तो इसको लिख देंगे कि यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है क्यू आर पी के आधार पर। किस आधार पर हुआ? तो एस 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 समरूपता के आधार पर, यानी कि समरूपता से ये त्रिभुज समरूप हुआ, इसलिए यही तो आंसर हो जाएगा चच्चा। अब चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये समझ गए, देख लीजिए। और इसको बनाइए भी, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। हम देखिए इसको ऐसे लिए हैं, मतलब यहाँ के बाद हम यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। अब इसको समझना है, इसको कैसे करना है। तो देखिए ये कहीं हमको लग रहा है इसमें एक एंगल बराबर है 70 डिग्री। अच्छा देख लेते हैं इसका एक बार क्वेश्चन भी। एक 70 डिग्री है, और यहाँ भी, सॉरी यहाँ भी हमने छोड़ दिया है 70 डिग्री शायद, और यहाँ भी 70 डिग्री है। 3 का ये 3 नहीं 4 6 और 2.7 2 3, और ये 70 डिग्री नहीं है, 4 6 और ये 5 है, यहाँ 70 डिग्री नहीं है, ठीक है। गलती मैंने लिख दिया था क्वेश्चन। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? चलिए देखिए, किसी भी तरह से आप देखिए 2.7 को 4 से लगाइएगा तो भागा नहीं लगेगा, 2 को 6 से लगाइए लग जाएगा, लेकिन अनुपात बराबर नहीं होगा। 2 को 5 से लगाइएगा नहीं होगा, 3 को 6 से भी लगाइएगा तो हो जाएगा, एक बराबर है। अब देखिए इसमें किसी भी एंगल से लग रहा, त्रिभुज एल एम पी तथा त्रिभुज डी ई एफ में कोई भी एंगल से लग रहा है बराबर रहे, चाहे कौन तो दिया ही नहीं है, सॉरी ये नहीं होगा, कौन तो दिया ही नहीं है। अब भुजाओं का अनुपात बराबर है 2.7 अगर किसे, देखिए ये कर्ण है, सबसे पहले देखिए कर्ण कितना है? 3 अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 3/6, इसका और इसका दोनों हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा MP/EF तो 2/5, क्या 3/6 और 2/5 दोनों बराबर है? नहीं बराबर है, इसलिए त्रिभुज LMP तथा त्रिभुज DEF आपस में समरूप नहीं है, आपस में समरूप नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 4 नंबर में क्या गया, एक बार फिर हम पुनः ही देखते हैं। 5 10 15, 5 10 ये है, ठीक है। अब ये दिया है एक एंगल 70 डिग्री और एक एंगल 70 डिग्री। अब देखिए 5 दिया तो 5 देखिए 5 और 10 से यहाँ लग जाएगा, और ये 2.5 और 5 इसमें दोनों संबंध बनेगा। कैसे बनेगा कि 2.5 को आधा करेंगे, यानी कि 5 को आधा करेंगे 2.5 और 10 को आधा करेंगे 5, मतलब इसमें कुछ संबंध बन रहा है और एंगल भी एक बराबर हो रहा है। तो चलिए इसको ऐसे लिखना है कि त्रिभुज MNL तथा त्रिभुज PQR में, त्रिभुज MN तथा PQR में कैसे लिखना है कि देखिए MN बटे MN 70 डिग्री 2.5 किसके बराबर? PQ के बटे, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं QP के बटे बराबर ML बटे ML किसके बराबर में है? ML जो है PQ के बटे में है। तो यानी कि MN का मान कितना हो जाएगा? 2.5, QP का मान कितना हो जाएगा? 5, ML का मान क्या हो जाएगा? 5 10, इसको अगर कटाएंगे इसको भी कटाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 25 दूनी 1/2, इसको भी कटाएंगे तो 1/2, यानी कि 2 भुजा क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है। और एक कोण बराबर हो रहा है, कोण M बराबर कोण Q हो रहा है। तो इसलिए अगर देखिए ये क्या, 2 भुजा बराबर और एक कोण बराबर हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसको। कैसे लिखना है चलिए देखिए कैसे। MN त्रिभुज MN हुआ तो L को लिख देंगे आराम से, एक बचा MN जब हो गया तो L तो आराम से लिख जाएगा। MN किसके बराबर था? MN किसके बराबर था? QP के बराबर, तो त्रिभुज QP और क्या हो जाएगा? QP, त्रिभुज QP बचा तो क्या बच गया? R बराबर किस आधार पर? SAS के आधार पर ये
एस एस समरूपता के आधार पर ये क्या हुआ, समरूप हुआ। इसी के साथ यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब ससुरा यही 2 क्वेश्चन वहां को देखिए, हाँ ये बुलाइए कैसे दिया है 5 नंबर। हम इसको सारा एनसीईआरटी में क्या है कि अगर एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो सारा क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। एनसीईआरटी में आपको अगर एनसीईआरटी पढ़िएगा तो एनसीईआरटी में सारा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। और अगर किसी सिन्हा वगैरह आप पढ़िएगा ना 10th में, तो क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। सिर्फ एक तीर से 2 शिकार चलता है एनसीईआरटी में। और सरवा सॉरी केसी सिन्हा में, एनसीईआरटी में सरवा वैसे नहीं होता है। चलिए देखिए, अब इसमें कौन ए बराबर कौन एफ, यानी कि दोनों संगत कौन क्या है, बराबर है, कौन ए कौन एफ। जब ये बराबर है तो इनकी संगत भुजा यानी कि ए बी किसके अनुपात के बराबर है, ए बी का जो अनुपात है वो किसके अनुपात के बराबर है, ए बी का अनुपात यानी कि संगत होना ई एफ के बराबर होना चाहिए। लेकिन ई एफ के ये बराबर है, देखते हैं 2.5/6। और फिर बी सी यानी कि सामने वाला संगत कौन के सामने वाला भुजा, बी सी किसके बराबर है, बी सी किसके बराबर है, बी सी नहीं, डीई सामने वाला भुजा है, नहीं है। तो जब नहीं है, अब देखिएगा इसमें आप ऐसा नहीं समझिए अब इसमें क्या 80-80 है, 5 है, दूसरे इसके साथ संबंध बन रहा, 3 के साथ इससे अनुपात बन रहा, तो एकदम डायरेक्ट लिखिएगा एकदम समरूप है, वैसा नहीं लिखना है। इसको ये से पकड़ना है कि कौन ए बराबर कौन एफ है, कौन ए बराबर कौन एफ है। अब देखिए ये ई क्या है, एफ के सामने वाला भुजा, ई एफ सामने वाला भुजा है, तो ई एफ सामने वाला, उसी तरह इसका भी सामने वाला भुजा, दोनों अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी कि ई एफ बराबर ए बी और बी सी, यानी कि देखो बी सी मतलब क्या हुआ कि बी सी ये भुजा दिया, बी सी यानी डीई दिया, बी सी का अनुपात डीई के अनुपात के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन है डी सर्वा कुछ दिया ही नहीं है, यहाँ दे रखा है डी एफ, तो कभी बराबर नहीं होगा। इसलिए लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए, अच्छा इसको पता चलना है, इसको तो एकदम देख के बता दीजिएगा कि समरूप नहीं है, लेकिन सर भाई ये समरूप है, कैसे है दिखाए क्या, याद कीजिए। अगर ये 70, हम इसको फिर से बना देते हैं भाई, ये 80, ये सॉरी ऐसे है 80, ये हुआ 70, ये डी ई एफ नाम हुआ इसका, ये हुआ ये 80, ये 30, पी क्यू आर, ये 70 ये 80 है, तो ये कितना होना चाहिए 8 7, यानी कि 80 और 70 150, 180 में 150 घटाएंगे तो ये 30, और ये 80 में 80 और 30 110, 180 में 110 को घटाएंगे तो ये 70 होना चाहिए। अब देखिए ये समरूप है, हाँ समरूप है। कैसे है समरूप, त्रिभुज कौन डी बराबर किसके बराबर है, कौन पी के बराबर है, कौन ई किसके बराबर है, कौन क्यू के बराबर है, कौन एफ किसके बराबर है, कौन आर के बराबर है। इसलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर किस आधार पर चचा, तो किस आधार पर, एंगल 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 समरूपता से। यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 6.3 परिमेय में, जो यानी 6.3, हाँ 6.3 परिमेय में चलते हैं। इसके बाद 6.4 बताएंगे, 6.5 जितना है, 6.6 6.7 सब बताते चलेंगे। इसके बाद हम जो है इनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं हम आप करते चलेंगे।